भारत में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को दर्ज हुआ, जो चीन के वुहान शहर में पड़ता था। दुनिया और चीन में बढ़ते हुए महामारी को देखते हुए भारत सरकार ने शुरुआत में ही सावधानी बरतनी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हालात को बारीकी से देखना शुरू कर दिया। उस वक्त तक चीन से आए 21 एयरपोर्ट के यात्रियों को स्क्रीनिंग करने की अनुमति दिया और तब तक 234 फ्लाइट के कुल 43,346 यात्रियों को स्क्रीनिंग हुआ। विश्व स्वास्थ्य संस्था WHO ने 31 जनवरी को भारत का पहला सिचुएशन रिपोर्ट जारी किया। उसमें बताया गया कि भारत में 30 जनवरी को केरल में पहला मामला आया। रिपोर्ट में बताया गया कि 31 जनवरी तक विश्व में कुल 9,826 मामले दर्ज हुआ था, जिसमें सिर्फ चीन में ही 9,720 मामले थे। भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हालात को बारीकी से निगरानी कर रहे थे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए विदेशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था को और बढ़ा दी गई और 31 जनवरी तक भारत में आए कुल 43,346 यात्रियों को एयरपोर्ट पे ही स्क्रीनिंग कराई गई। पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ 12 और लैब्स को सैंपल टेस्ट करने की अनुमति दी गई और 31 जनवरी तक कुल 49 टेस्ट हुए और उसमें 48 लोग निगेटिव पाए गए। 6 जनवरी को WHO द्वारा भारत की सिचुएशन रिपोर्ट 2 जारी किया गया। उस वक्त तक विश्व में कुल 28,267 मामले आ गए थे और भारत में 2 मामले बढ़कर कुल 3 मामले हो गया था। भारत में ये तीनों मामले केरल राज्य के थे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 11 और लैब्स को सैंपल टेस्ट करने की अनुमति दी गई और 5 फरवरी तक कुल 901 सैंपल टेस्ट हुए। भारत सरकार एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी करते हुए जो यात्री चीन से 15 जनवरी से भारत आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन होने की गुहार लगाई। 1 से 6 फरवरी के बीच भारत में कुल 77,654 यात्रियों को एयरपोर्ट पे ही स्क्रीनिंग कराई गई। उनमें से 6,000 पैसेंजर को होम क्वारंटीन कर दिया गया। इसके अलावा 1 फरवरी को चीन में फंसे 330 भारतीयों को भारत सरकार ने सुरक्षित निकाला और 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन में रखा गया और दूसरी बार 323 लोगों को वहां से ही निकाला गया। 13 फरवरी को WHO ने भारत का सिचुएशन रिपोर्ट 3 जारी किया। उस वक्त तक पूरे विश्व में 45,177 मामले हो गए थे और सिर्फ चीन में ही 44,730 मामले थे। लेकिन भारत में पहले के 3 मामलों को छोड़कर 4 फरवरी से 13 फरवरी के बीच कोई नया मामला नहीं आया। 6 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच भारत में 1,30,447 यात्रियों को स्क्रीनिंग कराई गई। 6 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच भारत में 1,30,447 यात्रियों को स्क्रीनिंग हुई और कुल मिलाकर ये आंकड़ा 2,51,447 तक पहुंच गई, जिसमें से 15,991 यात्रियों को क्वारंटीन में रखा गया और 497 लोगों को आइसोलेशन फैसिलिटी पे रखा गया। सैंपल टेस्ट के मामले में 6 फरवरी से 13 फरवरी के बीच 824 सैंपल टेस्ट हुए और कुल मिलाकर 1725 टेस्ट हुए। केरल के हालात को देखते हुए केरल में निगरानी बढ़ा दी गई। चीन से केरल आए कुल 2455 यात्रियों में से 2431 यात्री को क्वारंटीन में रखा गया और बाकी 24 लोगों को अलग अलग स्वास्थ्य सेवाओं पर एडमिट कराया गया। केरल के राज्य और जिला कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया गया। राज्य के सभी 14 जिलाओं के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया गया ताकि मरीजों को बेहतरीन निगरानी में रखा जा सके। सभी जिलों में कोरोना के लिए विशेष एम्बुलेंस की तैनाती की गई। 24 फरवरी तक आते आते विश्व में 75,748 मामले हो गए और इसकी तेजी धीरे धीरे चीन के अलावा अन्य देशों में भी बढ़ने लगी। कोरोना वायरस के प्रकोप चीन के अलावा बाकी अन्य देशों में कुल 1,073 मामले आ गए थे, लेकिन भारत में पहले के 3 मामलों के बाद कोई नया केस नहीं आया। 24 फरवरी तक साउथ कोरिया में 104 मामले, जापान में 85 मामले, सिंगापुर में 84, इटली में 3, जर्मनी में 16, स्पेन में 2 और यूएस में 15 मामले थे। देखा जाए तो तब भारत में इटली, स्पेन, जर्मनी, यूएस जैसी हालत थी। भारत में 21 एयरपोर्ट के अलावा 12 बड़े 65 छोटे बंदरगाहों पर और अपने सीमाओं पर स्क्रीनिंग को और ज्यादा बढ़ा दी गई। 14 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच भारत में कुल 1,45,701 यात्रियों को स्क्रीनिंग कराई गई और कुल मिलाकर 3,97,148 यात्रियों को स्क्रीनिंग कराई गई। इसके अलावा तब तक 2,722 सैंपल टेस्ट हुए थे। 28 फरवरी के WHO की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में कुल 82,294 मामले हो गए थे और सिर्फ चाइना में ही 78,630 मामले थे। इसके अलावा 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहला मामला दर्ज हुआ। भारत में पहले के 3 मामले 20 फरवरी को सभी ठीक हो गए और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन भारत सरकार के प्रयास जारी रही। 22 फरवरी को सरकार ने चाइना, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ इंडोनेशिया, नेपाल, मलेशिया और वियतनाम से आने वाले यात्रियों पर भी स्क्रीनिंग के निर्देश दिए। 26 फरवरी को चाइना के अलावा ईरान, इटली और साउथ कोरिया में भी यात्रा न करने की गुहार लगाई। 28 फरवरी तक भारत में कुल 4,82,927 यात्रियों को स्क्रीनिंग कराई गई। इसमें से संदिग्ध 23,531 यात्रियों को इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोग्राम यानी एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम नेटवर्क के तहत डेली बेसिस पे निगरानी रखी जा रही थी। 26 से 27 फरवरी के बीच भारत सरकार ने 124 लोगों को जापान से बाहर निकाला, जिसमें से 119 भारतीय और बाकी लोग विदेशी थे। इसके अलावा 112 लोगों को चीन से निकाला गया, जिसमें 76 भारतीय और 36 विदेशी लोग थे। 4 मार्च तक आते आते भारत में कोविड-19 के हालात में एक बड़ा बदलाव हुआ। उस दिन भारत में 22 नए मामलों की पुष्टि हुई और 9 मार्च तक ये आंकड़ा 44 तक पहुंच गई।
वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के मामले 1,09,577 तक पहुंच गई थी। चीन के अलावा अन्य देशों में मामलों की पुष्टि तेजी से बढ़ने लगी। जहां चीन में तब तक कुल 80,904 मामले थे, वहीं चीन के अलावा अन्य देशों में कुल 28,673 तक पहुंच गई। विश्व भर में बढ़ते हुए कोरोना के प्रकोप और हमारे देश के हालात को देखते हुए सभी राज्यों को हाई अलर्ट कर दिया गया। कोविड-19 के टेस्ट के लिए ICMR द्वारा 52 और लैब को पहचान कराई गई। भारत सरकार ने बाहर से आने वाले हर यात्रियों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करने के आदेश दिया। 29 फरवरी से 9 मार्च के बीच कुल 4,58,790 यात्रियों को स्क्रीनिंग कराई गई और कुल मिलाकर 9,41,717 लोगों को स्क्रीनिंग हुई, जिसमें 1921 यात्रियों में लक्षण दिखाई दिए और इनमें से 177 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इधर WHO ने 11 मार्च को कोविड-19 को पेंडेमिक घोषित किया। कोरोना वायरस के कहर से परेशान लगभग हर देशों के सरकार इसे रोकने के लिए अपने अपने देशों के कानूनों को लागू कर रहे हैं। इसी दिशा में भारत के केंद्र सरकार ने 11 मार्च को एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के सेक्शन 2 को लागू करने का फैसला लिया। यह कानून से राज्य सरकारों के यह अधिकार दिए जाते हैं, जब मौजूदा कानून महामारी को रोकने में सक्षम न हो तो इसे विशेष अधिकार के जरिए नियंत्रण किया जा सके। 14 मार्च को पूरे विश्व में कोरोना के मामले बढ़कर 1,32,758 हो गई। वही भारत में भी 9 मार्च से 14 मार्च के बीच 40 नए मामले की पुष्टि हुई और कुल मिलाकर 14 मार्च शाम 5 बजे तक 84 मामले हो गए थे। तब तक सबसे ज्यादा केस केरला में 19, महाराष्ट्र में 14, हरियाणा में 12, यूपी में 12, दिल्ली में 7 और बाकी अन्य राज्यों में थे। इसके अलावा लोकल ट्रांसमिशन का मामला कुछ राज्यों जैसे दिल्ली, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, यूपी में पाए गए। 15 मार्च से 24 मार्च के बीच भारत में कोविड-19 के मामले 4 गुना ज्यादा बढ़ गया और 360 मामले हो गए, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। उस वक्त तक पूरे विश्व में 2,66,073 मामले हो गए थे। चीन के बाद सबसे ज्यादा मामले इटली में रिकॉर्ड हुई। इटली में 7 मार्च को 5,883 मामले थे, जबकि उसके 15 दिन बाद यानी 22 मार्च को 53,578 तक पहुंच गई। इसके अलावा स्पेन में 25,000, जर्मनी में 21,000, फ्रांस में 14,000, ईरान में 20,000 और US में 15,000 मामले आए। भारत में 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना और कोरोना वायरस के चेन को तोड़ना था। यह कर्फ्यू सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक का था। इसके अलावा लगभग हर राज्यों ने मास गैदरिंग से बचने के लिए स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, सिनेमा थिएटर जैसे अनावश्यक एक्टिविटीज को बंद कर दिया। 22 मार्च को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 67 मामले आ गए थे। इसके अलावा केरल में 52, दिल्ली में 29, यूपी में 27, कर्नाटक में 26 और बाकी अन्य राज्यों में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को राष्ट्र को संबोधन करते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए 21 दिन का नेशन वाइड लॉकडाउन का ऐलान किया, ताकि लोग घरों से जरूरी कामों के अलावा घर से ना निकले। लेकिन इससे पहले ही कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिए थे। 24 मार्च के लॉकडाउन के बाद 26 मार्च को भारत सरकार ने 1,70,000 करोड़ का राहत पैकेज निकाला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल शाम 6:30 बजे तक भारत में 1637 मामले हो गए थे। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों को एक साथ लाने के लिए भारत सरकार ने 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ताकि लोग खुद कोरोना वायरस के संक्रमण होने के जोखिम का आकलन करने में सक्षम हो सके। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अस्पतालों की उपलब्धता, प्रॉपर आइसोलेशन और क्वारंटीन सुविधाओं के साथ रोग निगरानी, टेस्टिंग, क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग के बारे में देश भर की तैयारियों की समीक्षा की। 5 अप्रैल को WHO की तरफ से सिचुएशन रिपोर्ट आया, जिसमें बताया गया कि उस दिन शाम 6 बजे तक भारत में मामलों की संख्या बढ़कर 3577 हो गया था और पूरे विश्व भर में 10 लाख से ज्यादा मामले हो गए थे। अब चीन की रफ्तार धीमी हो गई और यूरोप और अमेरिका में इसकी विस्तार तेजी से बढ़ने लगी। US में इसकी रफ्तार तेजी से बढ़कर 5 अप्रैल तक 2,73,000 तक पहुंच गई। स्पेन में 1,24,000, इटली में लगभग उतनी ही थी। भारत में लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक ग्राफ बनाया, जिसमें बताया गया कि भारत ने समय रहते लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स न अपनाए होते तो भारत में 15 अप्रैल तक कुल मामले बढ़कर 8 लाख तक पहुंच सकती थी। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से निपटने हेतु आगे की रणनीति तैयार करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के CM के साथ विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से कोविड-19 के प्रभाव को कम करने में निश्चित रूप से मदद मिली है, लेकिन हर रोज तेजी से मामलों को बढ़ते हुए देख चिंता जताई। सभी राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने के बारे में आम सहमति जताई। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री देश को संबोधन करते हुए 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया। उस दिन तक भारत में कुल मामले की संख्या 9,000 तक पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने और 20 अप्रैल से कम जोखिम वाले क्षेत्रों में कुछ पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों और हॉटस्पॉट पर निरंतर नजर रहेगी। PM ने बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने तथा लॉकडाउन का पालन करने सहित 7 बातों में देशवासियों से सहयोग देने का आग्रह किया। बस इस वीडियो में आज इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करिए और नए चैनल के नाते कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हो और आपको इसकी PDF चाहिए तो कृपया मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोविड-19 के नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।